हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जैसा कि आपको पता है हम लोग DSSP TGT मैथ्स मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब तक हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए, यानी कि हमने 101 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। जी हाँ, ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, पिछले सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप पीछे की क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की सभी जो भी हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें एक बार। प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे के सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप सबसे पहले क्लास को देख पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 5 और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़ा हो, स्टेटमेंट भले ही इसकी बड़ी हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं, तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड हो जाने वाला है। जी हाँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को फटाफट से किया जा सकता है, ठीक है। और आज की क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो आप देखेंगे कि 11th-12th क्लास से लिए हुए हैं, क्योंकि टीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th-12th और ग्रेजुएशन के भी आते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन 11th-12th क्लास के आते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि अगर आपको DSSP TGT का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 11th और 12th के कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से टीचर जो TGT का एग्जाम दे रहे होते हैं वो स्कूल में या अपने घर पे ट्यूशन लेते हैं, तो 9th-10th तक ही वो पहुंच पाते हैं। तो 11th-12th का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इस बात को आप अच्छे से समझ ले, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ए गेम देयर आर 3 रूम्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 रूम आपको दिए हुए हैं और रूम में क्या क्या है। रूम फर्स्ट कंटेन्स 2 बॉक्सेस हैविंग गिफ्ट आइटम्स। 2 बॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर गिफ्ट आइटम्स है एंड 3 आर एम्प्टी बॉक्सेस, 3 बॉक्स खाली हैं। ये तो रूम 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं रूम सेकंड की। उसमें कहा जा रहा है रूम सेकंड कंटेन्स 3 बॉक्सेस हैविंग गिफ्ट आइटम्स एंड 2 एम्प्टी बॉक्सेस। मतलब कि कहने का मतलब हर रूम में कुछ बॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिफ्ट है और कुछ ऐसे है कुछ खाली है ना। उनकी काउंटिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस बताया हुआ है। अब रूम नंबर 3 की बात करते हैं। कंटेन्स 4 बॉक्सेस हैविंग गिफ्ट आइटम्स एंड 1 एम्प्टी बॉक्स। 1 बॉक्स खाली है, 4 में गिफ्ट है। और इस प्रकार से कहते हुए कह रहा है कि देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रूम बीइंग चूजन बाय ए प्लेयर। मतलब जो प्लेयर है उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों में से किसी भी रूम को सिलेक्ट कर सकता है। तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 3 रूम है, कोई एक पर्टिकुलर रूम सेलेक्ट करता है तो 1/3, 1/3, 1/3 तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से रिलेट करता है ना। देखिए, कहा जा रहा है मिस्टर जोहन सेलेक्ट 1 बॉक्स फ्रॉम ए रूम चूजन एट रैंडम। मिस्टर जोहन ने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया किसी एक पर्टिकुलर रूम से, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जोहन विंस ए बॉक्स हैविंग गिफ्ट आइटम्स। सबसे पहली बात तो उसने जो बॉक्स सिलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है कि वो बॉक्स गिफ्ट वाला होना चाहिए। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी में एक टोटल प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम्स होती है, एक रिजल्ट होता है, वहां से लिया हुआ है। कहने के मतलब इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो डिजायर इवेंट होता है उस पे फोकस करना है। और यहां पर डिजायर इवेंट क्या है, ऐसा बॉक्स सेलेक्ट करना। जोहन ने एक ऐसा बॉक्स सेलेक्ट किया है जो कि गिफ्ट वाला है, क्योंकि आपको बताया गया कि 3 रूम है और तीनों में 2 प्रकार के बॉक्सेस हैं, एक तो खाली है और एक गिफ्ट वाले हैं। तो जोहन ने जो बॉक्स सेलेक्ट किया है वो गिफ्ट का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसने कौन से रूम से सेलेक्ट किया है। तो हमारा डिजायर इवेंट है गिफ्ट वाला। थोड़ा हल्का से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। आपके पास क्वेश्चन नंबर हम 141 कर रहे हैं, ठीक है। 3 बॉक्सेस इस प्रकार से दिए हुए हैं, ये आपके 3 बॉक्स आपको यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। हम मान लेते हैं ये रूम फर्स्ट है, ये रूम सेकंड है
और ये रूम आपका थर्ड है। अब फर्स्ट रूम के अंदर देखिए बताया हुआ है कि 2 बॉक्स गिफ्ट वाले हैं। गिफ्ट को मैं शॉर्टकट में जी से लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। जी फॉर गिफ्ट को मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। और 3 एम्प्टी है, तो एम्प्टी को मैं ई से लिख रहा हूं यहां पर, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट फटाफट से कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। दूसरे रूम की बात करें तो 3 बॉक्स इसमें हमारे पास गिफ्ट के हैं और इसमें 2 एम्प्टी बॉक्स यहां पर बताए हुए हैं, ठीक है। अब रूम थर्ड की बात करें तो 4 गिफ्ट के हैं और 1 एम्प्टी आपको यहां पर दिया हुआ है। अब कंडीशंस क्या है वो आप समझिए कि जो जोहन ने बॉक्स सेलेक्ट किया है वो बॉक्स गिफ्ट का होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उसने कौन से रूम से सेलेक्ट किया है ना, रूम को सेलेक्ट करना तो इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है गिफ्ट वाला। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो होती है वो ये कहती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये ला ये कहता है सबसे पहले डिजायर इवेंट पे फोकस कीजिए। हम मान लेते हैं ए जो है हमारा वो डिजायर इवेंट है, ए मतलब गिफ्ट वाला बॉक्स से निकलना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो P ऑफ ए यहां पर हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस डिजायर इवेंट जो है गिफ्ट वाला बॉक्स है उसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए कहानी को समझिए, अगर जोहन ने एक बॉक्स सेलेक्ट किया है तो वो बॉक्स रूम 1 से भी आ सकता है, रूम सेकंड से भी आ सकता है और रूम थर्ड से भी आ सकता है। एक बात तो क्लियर है। तो हमारा सबसे पहले जोहन जब बॉक्स सेलेक्ट करने जाएगा तो सबसे पहले वो रूम का चुनाव करेगा, वो ये चुनाव करेगा कि कौन से रूम में जाना है। तो तीनों ही रूम से गिफ्ट वाले बॉक्स हैं तो वो तीनों में जा सकता है। तो सबसे पहले वो रूम का चुनाव करेगा, फिर उस रूम से 2 प्रकार के बॉक्स हैं तो वो गिफ्ट वाला बॉक्स निकले, इस बात की प्रायिकता, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो हम मान लेते हैं पहले वो E1 है ना, E1 में यहां पर मान रहा हूं कि वो रूम फर्स्ट में जाता है। E1 एक इवेंट है कि उसने रूम 1 सेलेक्ट किया। हम मान लेते हैं E2 एक इवेंट है, उसने रूम सेकंड सेलेक्ट किया। और एक E3 इवेंट हम मान लेते हैं कि उसने रूम थर्ड सेलेक्ट किया। ए हमारा गिफ्ट वाला इवेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गिफ्ट वाला इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले वो रूम 1 में जाता है, मान लेते हैं। तो रूम 1 को सिलेक्ट करेगा, फिर रूम 1 से सिलेक्ट करने के बाद उसको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या डिजायर इवेंट कौन है, गिफ्ट वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, यहां पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि उसने रूम 1 सेलेक्ट किया और रूम 1 से गिफ्ट निकालना है कब, जब उसने E1 यानी कि रूम 1 सेलेक्ट किया है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो रूम सेकंड सेलेक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और E2 के अंदर उसको गिफ्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको, ये एक फॉर्मूला है, ये रिजल्ट मैं एक बार में भी लिख सकता हूं पूरा, लेकिन मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब वो थर्ड रूम में जाएगा और थर्ड रूम से निकालेगा क्या, गिफ्ट वाला बॉक्स, और कब, जब उसने E3 यानी कि थर्ड रूम को सिलेक्ट किया है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिजल्ट है, आप इसको याद रखना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट हल्का सा भी पढ़ा हुआ है, ये एक्चुअल में 12th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, वहां से लिया हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। ये यहाँ पर डिजायर होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 रूम है, यहाँ पर 3 रूम की बजाय क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। 3 तरह के थैले हैं, थैलों में ग्रीन बॉल है, रेड बॉल है, इस प्रकार से रेड बॉल निकाली जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड बॉल निकालेंगे, 3 थैले से कौन कौन सा थैला सेलेक्ट किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सारे ये क्वेश्चन थोड़े इस क्वेश्चन की पहचान ही है कि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बाइस थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, उससे रिलेट करता है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ गिफ्ट वाले आइटम पे फोकस किया गया है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता, इस प्रकार से बनकर आता कि रेड बॉल निकाली जाए और इस बात की, या फिर यूं कहा जाए कि गिफ्ट वाला बॉक्स निकाला जाए और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले रूम से निकाला गया, तब ये बाइस थ्योरम बन जाएगी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि गिफ्ट का बॉक्स निकाला गया है और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड रूम से निकाला जाए या फिर थर्ड रूम से निकाला जाए, तब ये 22 थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अभी ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही फिनिश हो जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको हल्का सा पड़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में बना सकता हूं। स्टेटमेंट के अंदर वहीं रफ साइड में हल्का सा, जहां क्वेश्चन पेपर होता है वहीं रफ पेपर पे हल्का सा थोड़े से जगह पर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, बस कॉन्सेप्ट अगर माइंड में है तो। अब देखिए क्वेश्चन में पहले से ही बोला गया था कि तीनों रूम को चुनाव करने की जो प्रायिकता वो बराबर है।
तीनों रूम को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो बराबर है। तो 3 रूम है तो 1/3 1/3 1/3 रहने वाली है, ठीक है। तो पहला रूम उसने सेलेक्ट किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, और पहले रूम से गिफ्ट वाला बॉक्स निकले कब, जब रूम 1 सेलेक्ट किया है। इवन मतलब इवन इवेंट हो चुका है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन इवेंट अकर, मतलब इवन इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तब, ठीक है ना। तो आप इवन के अंदर जाएंगे तो गिफ्ट वाला निकालना है। गिफ्ट कितने बॉक्स हैं, गिफ्ट के 2 हैं तो 2, टोटल कितने हैं बॉक्स, 2 और 3 5। तो ये हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इवन का चुनाव किया और गिफ्ट वाला निकाला। क्लियर है। प्लस आगे बढ़ते हैं, E2 का करेगा तो भी वही 1/3 रहने वाला है, ठीक है। और E2 के अंदर से गिफ्ट निकले, है ना, तो गिफ्ट कितने 3, तो 3/5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, E3 का भी 1/3 रहने वाला है, और थर्ड रूम से गिफ्ट निकले, इस बात की प्रायिकता क्या है 4/5। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना माइंड में, तो ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहीं साइड में ही फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। अब एक बात को नोटिस कीजिए, 1/3 1/3 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो 2/5 प्लस में 3/5 और प्लस में 4/5 हमारा हो जाएगा। तो 1/3 इनको ऐड करेंगे, 2 3 5 और 4 9, तो ये हो जाएंगे 9/5, और कैलकुलेशन करने पर हमें मिलेगा 3/5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3/5 हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3/5। देखा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन फटाफट से विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड बनाया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए समय लगा है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखिए, बार बार एक यूट्यूब पर मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर कोर्स के बारे में बताइए, D+B TGT मैथ्स कोर्स के बारे में बताइए। देखिए, इस कोर्स के बारे में आपको बहुत बार वीडियो लेक्चर्स के द्वारा बता चुका हूं, और क्लासेस जो लेते हैं उनके बारे में बीच में मैं आपको बताता रहता हूं। तो कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, जो पहली बार आते हैं, वो इच्छुक होते हैं इस बात के, ठीक है। तो मैं हल्का सा आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप D+B TGT मैथ्स 2021 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11 12 का पढ़ना बेहद जरूरी है। और अगर आप कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन शर्मा मैथ्स हमारे ऐप का नाम है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक जरूर देता हूँ हर बार, तो आप वहाँ उस लिंक से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करके भी इस लिंक को ले सकते हैं और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो वहां पर आपको D+B TGT मैथ्स के 2 कोर्स दिखाई देंगे, एक 4 मंथ का है और एक 6 मंथ का। दोनों ही कोर्स में सेम मटेरियल होता है, सेम टू सेम होता है, बस 2 महीने का फर्क होता है और 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप 6 महीने वाला कोर्स ले सकते हैं। और वैसे 4 मंथ का कोर्स सफिशिएंट कोर्स होता है। अगर आपका बिजी शेड्यूल रहता है, आप बिजी रहते हैं, तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी ले सकते हैं। रोजाना 3 से 4 घंटा पढ़ाई करेंगे तो आराम से कोर्स को 4 महीने में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस कोर्स को आप जो कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कोर्स ऐप डाउनलोड करके और कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में जब आप सारी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 पर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा जा रहा है, ए स्टूडेंट सॉल्व्ड 30 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा एंड एनालिसिस। मतलब कोई स्टूडेंट है वो 30 क्वेश्चन सोल्व करता है, किसके, अलजेब्रा प्लस एनालिसिस दोनों के सोल्व करता है, और टाइम लेता है 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट मतलब 160 मिनट वो लेता है ना। और 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, किसके, अलजेब्रा और एनालिसिस दोनों के, है ना। If each question algebra and analysis take 5 minutes and 6 minutes respectively, यानी कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करने में, एक क्वेश्चन जब अलजेब्रा का सोल्व करता है तो 5 मिनट लेता है, और 6 मिनट लेता है एनालिसिस के क्वेश्चन को सोल्व करने में। देन स्टूडेंट हैज सोल्व्ड, तो स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सोल्व किए ये जानना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने, उसको 30 क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि जो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा, उसके अलजेब्रा के क्वेश्चंस के नंबर ऑफ अलजेब्रा के क्वेश्चन हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ अलजेब्रा क्वेश्चंस, है ना। अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं उनको मान लेते हैं x है, और जो एनालिसिस के क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ एनालिसिस क्वेश्चन, उसको हम y मान लेते हैं। तो हमने इसको x मान लिया और एक y मान लिया। सिंपल कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है।
और टोटल क्वेश्चन कितने 30, तो इसका मतलब x प्लस वाई का जो जोड़ आने वाला है वो 30 आने वाला है। अब देखिए इसने एक बात बताई हुई है, अलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करने में उसको 5 मिनट लगती है। तो क्वेश्चन कितने हैं x, अलजेब्रा के क्वेश्चन x है, एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगती है, तो x क्वेश्चन सोल्व करेगा तो भैया कितना मिनट लगेगा 5x, ठीक है। प्लस अब देखिए ऐड करना, क्योंकि टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, एनालिसिस की क्वेश्चन को सोल्व करने में 6 मिनट लगती है। कितने क्वेश्चन है y क्वेश्चन, तो y क्वेश्चन को सोल्व करने में कितनी मिनट लगेगी 6y, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन जब सोल्व कर लेगा, वो अलजेब्रा के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेगा, एनालिसिस की भी सोल्व कर लेगा, तो टोटल टाइम कितना लेता है 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि लगभग 160 मिनट वो यूज करता है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इनको सोल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटी हल्की फुल्की कैलकुलेशन है। अब देखिए इक्वल बना लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी 5x प्लस 5y और इज इक्वल टू 150, 150 हो जाएंगे, ठीक है ना। माइनस 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 करते हैं, कट जाएगा, यहाँ से y आएगा, यहाँ से 10 आएगा, तो क्लियर कट है y की वैल्यू 10, मतलब एनालिसिस के 10 क्वेश्चन उसने सोल्व किए। अब y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्लियर कट है x की वैल्यू 20 आएगी, तो इसका मतलब अलजेब्रा के उसने अलजेब्रा कितने क्वेश्चन सोल्व किए 20 और एनालिसिस के 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, अलजेब्रा के 20 एनालिसिस के 10, 142 का बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फैलेसी इन एनी स्टेटमेंट, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16.2 एंड 29.4। ये मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन है, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज की क्लास 11 12th के क्लास कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे वो 11 12 से रिलेटेड रहेंगे। तो 11 12 में प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मीन वेरिएंस ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए मीन और वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलेसी, मतलब कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स हमें यहां पर बताने वाली है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा कैलकुलेशन लगाएंगे। फॉर्मूले और रिजल्ट्स को याद रखना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अगर रिजल्ट्स फॉर्मूले याद है तो एग्जाम्स में काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के साथ साथ रिजल्ट और फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर मीन आपको दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन जो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो मीन को एनपी से लिखते हैं, और जो वेरिएंस होता है ना आपका, वेरिएंस को लिखते हैं एनपी क्यू से। एनपी क्या होता है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, ठीक है, पी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और यहाँ पर क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होता है, इवेंट कितनी बार आपका ट्रायल किया जाता है वो वहां पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मीन की वैल्यू 16.2 दी हुई है, 16.2 दी हुई है, तो मीन इनकी एनपी की वैल्यू आपको दी हुई है 16.2, और वेरिएंस एनपी के वो आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 29.4। अब हमें क्या करना है, देखिए पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू भी है ऑप्शन में आपको, धीरे क्यू की वैल्यू भी, तो एन और पी और क्यू, मतलब पी और क्यू की वैल्यू को सारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं भैया, क्या एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो n से n, p से p कट जाएगा, तो 1/q आपका क्या आ जाएगा 16.2 डिवाइडेड बाई 29.4। तो क्या 1/q तो पूछ नहीं रहा ना, तो उल्टा कर देते हैं, q की वैल्यू निकालते हैं, तो 29.4 बटे में 16.2, तो इसको और कैलकुलेशन करेंगे 294 और 162 हो जाएंगे, 6 के भाड़े में कट जाएगा, 6 चौके 24, कितने बचेंगे 5, 6 नीम 54, और यहां से कटेगा 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 49/27। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 49/27। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी जो है 1 से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू q लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में होती है, या 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है। तो मतलब ये ग्रेटर देन 1 वाली बात, 49 को 27 से भाग करते हैं तो 1 से बड़ी वैल्यू आती है, तो q की वैल्यू 49/27 ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी फेल हो रही है, ये फेलियर है ना, ये फॉलेसी है। देखो क्वेश्चन में बताया गया ना, तो ये फॉलेसी है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन डी
Q इज इक्वल टू 49/27 इज नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। हालांकि P की वैल्यू 49/27 आपकी पॉसिबल नहीं है अगर Q ये आ रहा है तो, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स और any of the values, है ना, in a random variable that takes or any of the values xi, ठीक है, any of the values xi I greater than equal to 1 आपको दिया हुआ है with respect probabilities p of xi and expectation of x। ये expected value जो होती है इसको mean कहा जाता है, और denote the expected value of x, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है then expected value of ax square plus bx plus c, इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन केवल मात्र एक रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है, 5 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, पेन पेपर उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, देखते ही आंसर आएगा। अगर आपको रिजल्ट्स फॉर्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो ऑफ एक्स होती है उसका फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। ऐसे भी लिख देते हैं इसको, कुछ किताबों में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा एक्स आई पी आई, ये ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों ही एक ही बात होती है। अब देखिए फॉर्मूले को आपको समझना है, फॉर्मूले आपको ये वाला लगाना चाहिए, ये भी लगा सकते हैं आप, ये इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए जब यहाँ पर x लिखा हुआ है, कैपिटल X है, तो यहाँ पर xi है, कैपिटल X यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को शो करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो xi है, तो जब यहाँ पर x है तो xi आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है वो देखिएगा, क्वेश्चन में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, आपको ये दिया हुआ है ना, c यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। क्या होगा, कुछ भी नहीं है, जब x है तो यहाँ पर x ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो a तो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, a यहाँ पर x की जगह पर x ही आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समेशन, है ना, a xi स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में bxi और प्लस में, और हमारा हो जाएगा यहाँ पर c और मल्टीप्लाई में हो जाएगा p ऑफ xi। अब आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं कर रहा, बी में आते हैं, समेशन ए एक्स आई स्क्वेयर प्लस बी एक्स आई प्लस सी, ठीक है, और पी ऑफ एक्स आई। अब जरूरी नहीं यहाँ पर आई लिखना जरूरी नहीं होता, आप ये सफिशिएंट होता है, आई यहाँ पर वेरी कर रहा है ना, आई वेरी 1 to 1, जो यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा आपने, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद होना चाहिए, फटाफट से आंसर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 में। 5 देखिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k शो दैट द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल x एंड y में एक लीनियर इक्वेशन है, और 31x प्लस 124y इज इक्वल टू k हैज इंटीग्रल वैल्यू सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू k की रखी जाए कि जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल वो आपको एक इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन दे, है ना, एक इंटीजर वैल्यू आए 1 1 2 3 4, मतलब पॉइंट में ना आए, है ना, इस प्रकार से रैशनल इरेशनल वैल्यू ना आए, एक इंटीजर वैल्यू आपसे जाना चाह रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 10th 12th लेवल का क्वेश्चन है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें बात करते हैं, 31x प्लस 124y इज इक्वल टू k, यही आपको दिया हुआ है, और इस k पर फोकस करना है आपको, k की वैल्यू निकालनी, तो सारा फोकस यही करना है। अब देखिए सॉल्यूशन जो दिए है वो इंटीग्रल सॉल्यूशन कंडीशन में बताई हुई है, मतलब x और y की जो वैल्यू है ना, x और y की जो वैल्यू वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ z के अंदर, इंटीजर के अंदर बिलोंग करेगा, एक इंटीग्रल वैल्यू है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दो में वेरिएबल, किसी दो वेरिएबल से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने y को ले लिया, तो 124y इज इक्वल टू k माइनस 31x लिखा जा सकता है, इसको उठा के उधर ले जाएं, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू k माइनस 31x डिवाइडेड बाई 124, ये मिलेगा आपको, क्लियर कट है। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। अब y कैसा है, एक इंटीजर आएगा, एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, y अगर इंटीग्रल वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्लियर कट ये है, जो आपका न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है ये 124 से डिवाइड होगा और कंप्लीट डिवाइड होगा। जब ये वाला नंबर इस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा तभी आपको एक इंटीग्रल वैल्यू यहां से मिलने वाली है। कहने का मतलब आपका जो ये नंबर है ये आपका 124 का मल्टीपल मिलेगा। m यहां पर कोई इंटीजर हो सकता है, m यहां पर मैं कोई इंटीजर ले रहा हूं,
क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर जब 124 से भाग जाएगा, कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तभी एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। तो थोड़ी देख ली हमने इस नंबर को 124 का मल्टीपल मान लिया। m मल्टीप्लाई में m है, m की वैल्यू को इंटीजर हो सकती है, क्लियर कट है। अच्छा जी, कहने का मतलब हमारा ये जो न्यूमरेटर है वो इस शकल का होगा। तो कहने का मतलब k की वैल्यू k माइनस 31x किस शकल का होगा भैया, इस शकल का होगा। अब हमें निकालना क्या है, k निकालना है, तो k पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो k को यहां रखते हैं, तो 131 को वहां ले जाते हैं, 31x प्लस 124m। अब देखिए, अब कहानी को समझिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x और y कैसे हैं, इंटीजर। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -1 -2 कुछ भी हो सकती है। m मैंने यहां पर आपको इंटीजर पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। अब चार ऑप्शन को देखते हैं कि थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर कि ये x और m की ऐसी कौन सी वैल्यू जो हमारे ऑप्शन को सटीक बिल्कुल फिट बैठता है, जहां पर करेक्ट आंसर मिलता है। अब देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे 134, 155, 72 और 103। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर मैच कर रहा है, हम थोड़ा देख लिए, पुट हल्का हल्का चेक करके देख लेते हैं। मैं एक बार x की वैल्यू को 1 लेता हूँ और m की वैल्यू को 1 लेता हूं, तो देखिए देखने से आइडिया मालूम चल जाता है ना। देखिए जैसे ही मैं वैल्यू 1 1 लूंगा तो 31 यहां से आएगा, 124 यहां से आएगा, तो ये आपके बन जाएंगे कितने, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 155 बन रहा है भैया ना, 155। तो ऑप्शन बी यहां पर मैच कर रहा है। अगर आप चाहें तो डिफरेंट वैल्यू लेके देख सकते हैं और ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट माना जाएगा जब तुम्हें आप लोगों के इस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको आंसर मिल रहा है ना, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करेंगे तो हो सकता है मैच, अगर करेक्ट आंसर एक ही है तो वो दूसरा मैच ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। दूसरी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, तो यहाँ पर m की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, तो 124 आंसर तो इसमें है ही नहीं, है ना। या फिर m की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 31 20 में ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे चेक करना पड़ता है हल्का फुल्का इधर उधर पुट करके, तो जो आंसर आपका सटीक बैठ जाता है वही आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर 155 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में। 46 देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 हैंड टुगेदर आर वर्थ ₹21 एंड 5 चिक्स टुगेदर ₹20, ठीक है, देन हाउ मेनी हैंड एंड चेक्स आर कैन नॉट बी बॉट फॉर ₹100, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो आपको कितने 100 रुपीज के अंदर कितने ऐसे हैंड और चेक्स है जो नहीं बाई किए जा सकते। तो सिंपल सी बात है, जिनका टोटल सम 100 से ज्यादा आ रहा है वो नहीं पॉसिबल होगा 100 रुपीज में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 हैंड का कितना दिया हुआ है, हैंड को शॉर्टकट में एच लिख लेता हूं मैं, 3 हैंड का हमें दिया हुआ है 21, तो उसका मतलब एक हैंड आपका 7 रुपीज का है। क्लियर कट है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो 5 चिक्स आपको सी से मैं चिक्स मान लेता हूं, वो आपको दिया है 20 रुपीज का, तो इसका मतलब 1C आपका कितना हो जाएगा, ₹4 का हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपको 100 से ज्यादा दे रहा है, वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए 16 है, 16H, तो H को हम वैल्यू 7 लेते हैं और इसमें 2 है, तो 2 × 4 ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 को 7 से करेंगे तो 112 आते हैं और ये 8, 120 आता है भैया, और 120 ग्रेटर देन 100 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही है जो 100 रुपीज में बाई नहीं कर सकते, है ना। तो बाकी को चेक करके देखें क्या, 4 हैंड और 18, तो 4 4 गुना 7 और 18 गुना में 4 करते हैं, 18 चौक 72, 28 72 28 कितने होते हैं, 100 होते हैं, ये तो सही माना जाएगा। और इससे बगैर 12 गुना में 7 करेंगे और 4 गुना में 4 करेंगे, ये 16, ये 84 और 16 100 होते हैं, ये भी करेक्ट माना जाएगा। और देखिए 8 गुना में 7 करेंगे 56 और 11 गुना में 4 करेंगे 44, ये भी 100 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा गलत है, 100 रुपीज में नहीं ले सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, कैन नॉट बी बाई, है ना, कौन सा नहीं बाई कर सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 में। 47 आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड द वेरिएंस ऑफ x इज डिनोटेड बाय VARX इज गिवन बाय, तो वेरिएंस आपसे जाना चाह रहा है। मैंने आपको बोला था कि 11th 12th कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, और अभी प्रोबेबिलिटी का तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर आया है। तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट रिजल्ट फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो वेरिएंस के देखिए फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला आपको बताया था, मैं समेशन xi इंटू p ऑफ xi, याद आ रहा है आपको। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के आता है, आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस जो होती है, वेरिएंस ऑफ x जो होता है, उसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है समेशन p ऑफ xi
इंटू में एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल में इसका फॉर्मूला, है ना, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई। अब इसको एक्सपेक्टेड की टर्म्स में लिखे तो एक्सपेक्टेड की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस माइनस म्यू का स्क्वायर। ये इसका एक्सपेक्टेड की टर्म्स में लिखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जाता है एक्स आई माइनस म्यू, तो एक्स का बेटा हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा, और पी ऑफ एक्स आई हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो फॉर्मूला इसका ये है, इसका एक और भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही करेक्ट है, और म्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से लिखा जाता है, म्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, म्यू मतलब मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन ही होता है और म्यू से डिनोट करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसा भी, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये चारों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन को मिलाने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन ए बराबर मैच कर रहा है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इस प्रकार का है, तो ये चारों ही करेक्ट माने जाएंगे। अब आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, देखिए ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी इससे डिफरेंट है, ऑप्शन सी ये नहीं है ना। और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में ये तो मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है ना। ऑप्शन सी में ये मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चारों ट्रिक मैंने आपको बता दिए, ट्रिक क्या एक्चुअल में फॉर्मूले हैं, रिजल्ट हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 के अंदर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन वेरीज 0 to 2k, एन की वैल्यू 0 से लेकर 2k की तरफ बढ़ रही है ना, और जो समेशन किस पर काम कर रहा है, ए एन मॉडुलस एक्स की पावर n प्लस बी एन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वेयर ए आईज एंड बी आईज जो आपको दिए हुए हैं वो रियल कांस्टेंट है, आई वेरी कर रहा है 0 से लेकर k तक, और एफ एक्स आपसे जाना चाह रहा है, डिफरेंशिएबल है, नो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। अब देखिए डिफरेंशिएबल नो डिफरेंशियल की बातें आ रही है, तो यहाँ पर एक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। मॉडुलस एक्स एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, मॉडुलस एक्स की दो वैल्यू होती है, एक एक्स होता है और एक माइनस एक्स, एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ये माइनस लेस देन 0 पर। और मॉडुलस एक्स की एक रिजल्ट है, देखिए मैंने बोला था एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर यहाँ पर काम आ रहा है, तो एक रिजल्ट होता है जो मॉडुलस एक्स होता है ना, वो कंटिन्यूअस फंक्शन तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कब, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये रिजल्ट है भैया। मॉडुलस एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। ये रिजल्ट हल्का छोटा सा पॉइंट देखिए कितनी हेल्प करेगा हमारे इस क्वेश्चन में। एक बात और ध्यान रखना, मॉडुलस एक्स की पावर अगर इवन चल रही है, 2 चल रही है, 4 चल रही है, 6 चल रही है, तो इसका मतलब वो इस प्रकार से ही होता है, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है, इस बात। हाँ, इवन पावर की बता रहा हूं मैं आपको, जब पावर 2 है तो यहाँ 2, 4 है तो 4, 6 तो 6, लेकिन ओड में बातें अलग हो जाती है, ओड में ये केस डिफरेंट कर जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यू आती है ना यहाँ पर, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो इवन में तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव पावर ओड होगी तो माइनस का साइन फर्क आ जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर समेशन को मैं एक्चुअल में खोल रहा हूँ, पहले एक समेशन लिख ही लेता हूँ, चलिए n इज इक्वल टू 0 से 2k, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है ए एन मोड एक्स की पावर n प्लस बी एन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और वैसे एक बात आपको बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, इस पर तो फोकस करना ही नहीं है, सारा खेल यहीं पर आ जाता है। और यहाँ पर भी इवन पावर ओड पावर का खेल है, इवन और ओड का, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0 लेंगे तो a नॉट मोड x की पावर 0 लेंगे, मोड x की पावर 0, फिर 1 लेंगे तो a1 मोड x की पावर 1, ठीक है, a2 मोड x की पावर 2 प्लस a3 मोड x की पावर 3, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब एक इवन टर्म आ रही है, एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड चलता रहेगा, और प्लस में बी एन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये तो भैया डिफरेंशिएबल है, ऑलरेडी इस पर फोकस करना, रिजल्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं जो बहुत काम आते हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पर, ये डिफरेंशिएबल होता है। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें इवन वाले में अलग कर लेता हूँ, ए नोट मोड एक्स की पावर 0, ये इवन है, फिर ये इवन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर a2, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, ये मोड एक्स की पावर 0 1 हो गया, तो इसको हम 1 रहने देते हैं, ये लीजिएगा a नोट हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर पावर 4 मिलेगी, इससे आगे पावर 4 है तो ये a4 x की पावर 4, ऐसे इवन पावर मैंने अलग कर लिया, ओड वाले मैंने अलग कर लिए ना, ओड को मैं और अलग से लिखूंगा, ये bn हो गया साइन स्क्वायर x हो गया।
इवन वाले लिख लिए और ये साइन स्क्वायर। अब मैं ओड वाले लिखता हूँ प्लस में, ओड वाले यहाँ से बचेगा, एक तो मिलेगा a1 mod x, फिर मिलेगा a3 mod x की पावर 3, ठीक है, फिर a5 और mod x की पावर 5, ऐसे ये ओड पावर चलती रहेगी। समझ में आ रही है ना बात आपको। अब देखिए एक बात समझिएगा, जो ओड पावर है यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, ये क्या होते हैं, ओड पावर जो होती है इनका जब हम कलेक्ट करेंगे तो लास्ट में हमें इस प्रकार से मिलेगा a2m+1। क्यों? अब m की वैल्यू 0 लेंगे तो a1 आएगा, ठीक है, m की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 × 1 + 3 तो a3 आएगा, ठीक है, m की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 4 1 5 a5 आएगा। तो इस प्रकार का जो होता है ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। मैंने बोला mod x की पावर 1 है यहाँ पर, तो x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार पावर 3 भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पावर 5 भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो कोफिशिएंट है ये a1 a3 a5 इनको 0 होना पड़ेगा। किस लिए? fx को डिफरेंशिएबल होने के लिए, क्योंकि fx तो इन सबसे इकट्ठा होके बना हुआ है ना, तो fx को डिफरेंशिएबल होना है तो ये इवन वाले बचे रहने चाहिए, ये साइन वाला बचा रहना चाहिए, और ये सारे हमारे क्या होने चाहिए, 0 में चले जाना चाहिए। और ये 0 में कब जाएंगे? जब ये जो हमारे a2m+1 है वो क्या हो जाएंगे, 0 की फॉर्मेट बनाएंगे। यानी कि जब ये कोएफिशिएंट a1 a3 a5 0 में चले जाएंगे तो ये सारा खेल तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएबल वाली कहानी बचेगी। और वो कहां पर डिफरेंशिएबल होगा? 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉलीनॉमियल बन गई ना, a0 a2x² a4x², और रिजल्ट होता है पॉलीनॉमियल एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कहने के मतलब देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएबल एट x = 0 फॉर ऑल, किन के लिए? जब ये कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे भैया, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 में। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Which of the following equation is a linear equation in 2 variable? 10th क्लास का क्वेश्चन है, देखते ही 5 सेकंड में आंसर मालूम हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको चेक करनी है। ऑप्शन ए देखिए, y + x का होल स्क्वायर। अब y + x के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, y² + x² + 2yx और माइनस में 2 = 0। अब वेरिएबल तो y है, लेकिन पहली बात तो लीनियर नहीं है, पावर 2 आ रही है और y और x मल्टीपल में आ रहे हैं, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल है, 2x - 3y और +7 = 0। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल में ऑप्शन बी है। सी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहा है, जेड वेरिएबल भी आ रहा है। और डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन डी को तो एक्स वाई वाली टर्म आएगी, इस प्रकार से एक्स वाई की टर्म, तो वो भी नहीं मानी जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो 149 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 150 के अंदर, 150 नंबर। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ ए रेक्टेंगल हैज ए पैरामीटर 96 मीटर एंड इट्स लेंथ इट्स 3 टाइम्स इट्स विड्थ, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। सिंपल सी बात है, अगर एरिया होता है तो स्क्वायर मीटर में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक में है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन या तो ए सही है या ऑप्शन सी सही है। अब कौन सा सही है ये हम कैलकुलेशन हल्का सा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पैरामीटर कितना है 96, तो लेंथ और विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ आपको दी हुई है, पैरामीटर आपको दिया हुआ है 96, तो इसका मतलब L + B आपका हो जाएगा 48। और एक कहानी इसमें छोटी सी बताई हुई है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है विड्थ का। तो इस कैलकुलेशन में यहाँ पर रखते हैं, तो 3B + B = 48, तो 4B = 48, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 12 × 4 = 48, तो B की वैल्यू 12 आएगी, तो B यहाँ 12 रखेंगे तो L की 12 × 36, तो 36 लेंथ और विड्थ आएगी 12। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। 36 को 12 से गुना करेंगे, 36 दूनी 72, 36 से कम 36, तो 2 7 6 13 और 432 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 432 स्क्वायर मीटर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए, 141 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं ना दोस्तों। और कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद D+B TGT मैथ्स 4 मंथ कोर्स या फिर 6 मंथ कोर्स, दोनों में कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।